प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर विक्रम सिंह देसवाल बायोनेटा क्लासेस यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर आपका अभिनंदन करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। तो अभी हम जो सीरीज चला रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कमिंग एग्जामिनेशन को देखते हुए, जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, जो हम सीरीज यहाँ पर चला रहे हैं, वो चाहे आपके जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी वाले बच्चे हैं या वो नीट मेडिकल एग्जामिनेशंस के बच्चे हैं जो उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, नीट को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है ये सीरीज, जिसके 2 पार्ट में करा चुका हूँ और आज मैं पार्ट 3 लेकर आया हूँ आपके सामने। और पार्ट 3 में हम किस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं? सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें हम वही क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो एग्जाम में मोर देन 1 टाइम आ चुके हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है? टू ऑब्जर्व क्याजमेटा द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेज ऑफ मियोसिस इज। क्वेश्चन ये कहता है कि यहाँ पर जो भी गिवन स्टेजेस है, उन गिवन स्टेजेस में से सबसे अच्छा स्टेज कौन सा है जिस पर हम अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं? किसको? क्याजमेटा को। तो पता ये होना चाहिए कि क्याजमेटा मियोसिस के दौरान बनता है कि माइटोसिस के दौरान बनता है। तो सबको ये बातें पता है कि क्याजमेटा आर द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। ये कहाँ होता है? पैकेटिन स्टेज में होता है। तो जहां जहां पर क्रॉसिंग ओवर होगा वहीं वहीं पर स्पेसिफिक नोड्यूल्स बन जाएंगे जो कहीं ना कहीं आफ्टर द क्रॉसिंग ओवर क्रोमोसोम्स को होल्ड करने का काम करते हैं। उन्हीं को हम क्याजमेटा कहते हैं। तो क्याजमेटा बनते कब है? पैकेटिन स्टेज के दौरान। आप देखेंगे मियोसिस में प्रोफेज 1 के दौरान 5 सब स्टेजेस होती है जो मैंने यहाँ पर लिखी है। आप ध्यान से देखेंगे। लेप्टोटीन नंबर 1 स्टेज, जाइगोटीन, पैकेटिन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। इनमें जो पैकेटिन स्टेज है ये वो स्टेज है जहां पर कौन क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है और क्याजमेटा फॉर्म होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं। लेकिन उन्होंने क्या बोला? ऑब्जर्व कब करेंगे, यानी उसको हम विजिबल कब होगा अंडर द माइक्रोस्कोप। तो उससे नेक्स्ट वाली स्टेज कौन सी है? डिप्लोटीन। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हमारा क्या आ जाएगा? आंसर हमारा आ जाएगा डिप्लोटीन। आंसर आ जाएगा डिप्लोटीन स्टेज में हम उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं, विजिबल कर सकते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। लेकिन पैकेटिन में वो फॉर्मेशन होता है, क्रॉसिंग और भी वहीं पर होता है, लेकिन देखना कहाँ होता है? विजिबल कहाँ होता है? डिप्लोटीन स्टेज में। देखिए ये क्वेश्चन कब आया है? पीजीटी 2005 में ये क्वेश्चन आया है। पीजीटी 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है? इन विच स्टेज डज सेंट्रोमियर डिवाइड इनटू 2। क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिवीजन के दौरान वो कौन सी स्टेज है जिसमें सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाता है और अपने आप को 2 बना लेता है, सेंट्रोमियर के भी टुकड़े हो जाते हैं। तो वो कौन सा स्टेज है? तो सेंट्रोमियर जो ब्रेक होता है वो माइटोसिस के एनाफेज में होता है। माइटोसिस के एनाफेज स्टेज में होता है। यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया हुआ है? फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड। तो यहाँ पर तो माइटोसिस के बारे में दिया ही नहीं है। तो अब आपको ये बात मालूम होगी कि मियोसिस डिवीजन में 2 कैटेगरी होती है। मियोसिस डिवीजन में 2 कैटेगरी होती है। कौन कौन सी 2 कैटेगरी होती है? मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। ये जो मियोसिस सेकंड होता है ये बिल्कुल माइटोटिक होता है बेटा। कैसा होता है? माइटोटिक। इसको माइटोटिक डिवीजन भी कह सकते हैं। ये जो मियोसिस फर्स्ट होता है इसको हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं बेटा। क्यों कहते हैं रिडक्शन डिवीजन? क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। तो हमारा फोकस किस पर है कि सेंट्रोमियर डिवाइड होता है। वो होता है कब? माइटोसिस के एनाफेज पे। तो माइटोसिस यहाँ पर तो होने से रहा। माइटोटिक फेज कौन है? M सेकंड। तो माइटोटिक M सेकंड का पार्ट है। तो M मियोसिस सेकंड का जो एनाफेज सेकंड होगा, जो एनाफेज सेकंड होगा वहां पर क्या हो जाएगा? सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, एनाफेज सेकंड ये आंसर होगा, क्योंकि ये माइटोटिक फेज का पार्ट है मियोसिस सेकंड के अंदर। देखिए ये क्वेश्चन भी टीजीटी 2009 में आया है। टीजीटी 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। द एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज रिक्वायर्ड इन विच स्टेज ऑफ मियोसिस। मतलब यहाँ पर एक क्वेश्चन पुट अप किया गया है कि मियोसिस डिवीजन के दौरान वो कौन सी स्टेज है? मियोसिस डिवीजन के दौरान वो कौन सी स्टेज है जहां पर
किस एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी? किस एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी बेटा? रिकॉम्बिनेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी। रिकॉम्बिनेज एंजाइम क्या होता है? रिकॉम्बिनेज एंजाइम वो एंजाइम होता है जो क्लीवेज करता है और फिर रिज्वाइन करता है, यानी क्रोमोसोम पर जो डीएनए है उनको पहले क्लीवेज यानी ब्रेक करेगा, फिर उनको स्पेसिफिक पॉइंट से रिज्वाइन करने का काम करेगा। जब ब्रेक करेगा तो एंडोन्यूक्लियस, जब रिज्वाइन करेगा तो लिगेज एंजाइम, डीएनए लाइगेज एंजाइम भी कह सकते हैं। रिज्वाइनिंग में लाइगेज और ब्रेकिंग में एंडोन्यूक्लियस, कॉमनली कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेज। दे हेल्पिंग रिकॉम्बिनेशन, दैट मींस क्रॉसिंग ओवर। इन्हें क्या कहते हैं प्रोसेस को? रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो कहां पर काम आता है? अब क्रॉसिंग ओवर कहां होता है? क्रॉसिंग ओवर कहां होता है? मैंने पहले बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है जहां पर क्रॉसिंग ओवर होता है वो कौन सी है? पैकेटीन है। तो बेटा आंसर क्या आ जाएगा? पैकेटीन आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? पैकेटीन। जहां पर क्रॉसिंग ओवर होगा वहीं पर ही इन एंजाइम का रिक्वायरमेंट होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। ये वाला क्वेश्चन जो है सीबीएसई मेडिकल में 2014 में आया है। सीबीएसई मेडिकल में 2014 में आया है, तब नीट नहीं होता था। तो सीबीएसई मेडिकल में 2014 में आया बेटा। इसका मतलब ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूरिंग माइटोसिस इन सोमेटिक सेल्स। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सोमेटिक सेल्स में जब माइटोसिस हो रहा होता है, सोमेटिक सेल्स में जब माइटोसिस हो रहा होता है तो उसमें इन गिवन ऑप्शन में से कौन उसका कैरेक्टर नहीं है, कौन उसकी स्पेसिफिक फीचर की कैटेगरी में नहीं आता है। जो गिवन कैटेगरीज है, जो गिवन फीचर्स है, उनमें से कौन सा फीचर माइटोसिस इन सोमेटिक सेल्स को शूट नहीं करता है, ये आपको बताना है। अगर मैं बात करता हूँ साइनेप्सिस, साइनेप्सिस किसे कहते हैं? पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स को कहते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जब पेयरिंग होती है उसी प्रोसेस को सिनेप्सिस कहते हैं या साइनेप्सिस कहते हैं। ये कहाँ होता है? मियोसिस में जाइगोटिन स्टेज के दौरान होता है। कहाँ होता है? मियोसिस में जाइगोटिन स्टेज के दौरान होता है। ये तो मियोसिस की बातें हैं। पूछी किसकी बातें हैं? ये किसकी बातें थी? मियोसिस के बारे में बातें थी। अब पूछ किसके बारे में है? किसके बारे में पूछ रहे हैं? सोमेटिक सेल्स में माइटोसिस के बारे में पूछ रहे हैं। तो जो माइटोसिस की बातें आती है तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। ये तो उसकी फीचर में नहीं आता। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है, डेफिनेटली होता है, ये भी सही है। डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है जो लेट प्रोफेज में डिसअपियर हो जाया करता है। माइटोसिस जिन बच्चों ने पढ़ा है उसमें मैं बता देता हूं आपको, माइटोसिस में जो टेलोफेज का लेट फेज आता है तो वहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस दोनों ही डिसअपियर हो जाया करते हैं। तो उसका मतलब ये भी उसका फीचर है। क्रोमोसोम्स मूवमेंट, एनाफेज स्टेज में क्रोमोसोम का मूवमेंट होता है टुवर्ड्स अपोजिट पोल। तो ये तीनों बातें सही है, तीनों बातें इनकी फीचर्स की कैटेगरी में आती है, लेकिन ये इसी कैटेगरी में नहीं आता। तो कौन आंसर सही होगा हमें बताना है, कौन नहीं आता तो ये बताना है। तो साइनेप्सिस इसका आंसर राइट हो जाएगा, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर में नहीं आता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम कैन बी बेस्ट सीन एट। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब आप डिवीजन की फेज में स्टडी कर रहे हैं, आप डिवीजन को डिफाइन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि क्रोमोसोम को हम अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं, उसको मॉर्फोलॉजिकली देखना चाहते हैं, साइज के बेस पर देखना चाहते हैं, नंबर के बेस पर देखना चाहते हैं, तो द बेस्ट स्टेज टू सी इन द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम को देखने की सबसे अच्छी स्टेज कौन सी है बेटा? मेटाफेज स्टेज है। कौन सी स्टेज है? क्यों है ये मेटाफेज स्टेज सबसे बेस्ट? बिकॉज एट दैट टाइम या एट दिस स्टेज क्रोमोसोम्स बिकम थिकेस्ट एंड शॉर्टेस्ट। मतलब बहुत छोटे हो जाएंगे लेकिन बहुत मोटे हो जाएंगे, समझे? इसका मतलब इनका कलर डार्क हो जाएगा। जब आप लंबी चीज को पुश करते करते छोटा बना देंगे तो उसकी थिकनेस डेफिनेटली बढ़ेगी, वो कलर में डार्क हो जाएगा। तो यहीं पर यहाँ पर भी ऐसा हुआ है कि मेटाफेज स्टेज आते आते क्रोमोसोम्स हाईली कंडेंस हो गए हैं और उनकी थिकनेस बहुत ज्यादा हो गई है, उनकी लेंथ बहुत कम हो गई, शॉर्ट हो गए। तो शॉर्टेस्ट एंड थिकेस्ट जो कंडीशन बनी है क्रोमोसोम के अंदर वो मेटाफेज में बनी है, तब उनको देखना आसान हो जाता है। एसिटोकार्बिन डाई से हम स्टेन कर सकते हैं क्रोमोसोम को, तो इससे वो आसानी से विजिबल हो जाते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। तो बेस्ट स्टेज क्या है? मेटाफेज है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिनेप्टिक नेमल कॉम्प्लेक्स इज फाउंड इन विच स्टेज ऑफ मियोसिस डिवीजन। एक प्रोसेस नाम आया था आपके सामने, साइनेप्सिस, या उसको कुछ बच्चे सिनेप्सिस भी कह सकते हैं। तो उसमें क्या होता है? उसमें ये मियोसिस के दौरान होता है। एक स्टेज है जाइगोटिन जहां पर सिनेप्सिस होता है, तो वहां पर दो क्रोमोसोम आपस में एक दूसरे के पास आते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में पेयरिंग होती है जिसको हम साइनेप्सिस कहते हैं।
ऐसे होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं? ऐसे क्रोमोसोम जिनके पास लेंथ सेम है, जीन का सीक्वेंस सेम है, उनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। इनमें से एक क्रोमोसोम M है बोले तो मैटरनल, एक क्रोमोसोम P है बोले तो पैटर्नल। तो ये जो दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे के पेयरिंग में आते हैं तो इस पेयरिंग को साइनेप्सिस कहते हैं। तो दोनों के बीच में एक फोर्स क्रिएट होता है, एक कॉम्प्लेक्स क्रिएट होता है, एक प्रोटीनेसिस कॉम्प्लेक्स क्रिएट होता है। उसी प्रोटीनेसिस कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं? सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो कहां क्रिएट होता है? जाइगोटिन स्टेज में। आंसर क्या आ जाएगा? जाइगोटिन स्टेज आंसर आ जाएगा। तो इट इज वेरी सिंपल, है ना, हम बता चुके हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? ये वाला क्वेश्चन जो 6 क्वेश्चन मैंने भी आपको समझाया है, ये पीजीटी 2016 में आया है, पीजीटी 2016 में आया है। और जो उसके ऊपर वाला क्वेश्चन था वो पीजीटी 2011 में आया है। देखो पीजीटी 2011 में आया है। तो पीजीटी टीजीटी वाले के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और नीट वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट है बेटा। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्रोमैटिड्स मूव टू अपोजिट पोल्स ड्यूरिंग, देखिए ये एएफएमसी में 2011 में ये क्वेश्चन आया है ना। अब तो नीट होता है सभी के लिए, तो ये एफएमसी में क्वेश्चन आ चुके हैं 2011 में, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है नीट के लिए भी और टीजीटी पीजीटी वालों के लिए भी। तो क्रोमैटिड्स मूव टू अपोजिट पोल्स ड्यूरिंग, यानी क्रोमोसोम्स जो होते हैं, जो क्रोमोसोम के जो क्रोमैटिड्स है वो अपने अपने पोल की तरफ मूव करते हैं डिवीजन के दौरान। वो कौन सी स्टेज है जहां पर वो अपने अपने पोल की तरफ मूवमेंट करते हैं? तो क्रोमैटिड्स किससे अटैच होते हैं? सेंट्रोमेयर से ज्वाइंट रहते हैं। तो सेंट्रोमेयर अगर टूटेगा तो तभी क्रोमैटिड्स एक दूसरे से अलग होंगे। और सेंट्रोमेयर की ब्रेकिंग कहां होती है? एनाफेज स्टेज में। माइटोसिस के एनाफेज स्टेज में सेंट्रोमेयर की ब्रेकिंग होती है। ऐसे करके अगर आप दिखाए यहां पर क्रोमोसोम्स के बारे में, तो बेटा ऐसे होता है, हम बता सकते हैं थोड़ा आपको कि मान लीजिए कि ये सेंट्रोमेयर है और ये क्रोमेटिड है उसका, ये क्रोमेटिड है, ये दूसरा वाला क्रोमेटिड है। तो काइनेटोकोर की मदद से स्पिंडल फाइबर्स का यहाँ पर अटैचमेंट होता है, इसको हम काइनेटोकोर कहते हैं। ये भी ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है बेटा, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है काइनेटोकोर। क्रोमोसोम से जब भी अटैचमेंट स्पिंडल फाइबर से होता है, जब क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर से अटैच होते हैं तो काइनेटोकोर की हेल्प से होते हैं, न कि सेंट्रोमियर। वहां पर आपको सेंट्रोमियर टिक नहीं करना, किसको टिक करना है? काइनेटोकोर को टिक करना है। काइनेटोकोर ही यहाँ पर हेल्प करते हैं अटैचमेंट में स्पिंडल फाइबर से। तो जब फोर्स अप्लाई होता है, इधर पोल होते हैं, इधर भी पोल होते हैं, तो इधर नेगेटिव चार्जेस होते हैं, इधर भी नेगेटिव चार्जेस होते हैं, लेकिन प्लेट पर, इक्वेटोरियल प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो इसी वजह से इसको रिपेल करते हैं और ये इसको पुल करता है। तो एक पुलिंग और पुशिंग की वजह से ब्रेकिंग होना शुरू हो जाती है। किसके बीच में ब्रेकिंग होना शुरू हो जाती है? किसके बीच में ब्रेकिंग होना शुरू हो जाती है? ये कौन है बीच में, कौन बैठा है? सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर टूट जाता है। जब सेंट्रोमियर टूट जाएगा तो ये क्रोमेटिड इधर जाएगा और ये क्रोमेटिड इधर जाएगा। इसी को हम कहते हैं कि अपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहे हैं कौन? क्रोमेटिड्स। तो कौन सी स्टेज ऐसी है? ऐसी स्टेज कौन सी जिसमें ऐसा होने जा रहा है? वो एनाफेज स्टेज है। एनाफेज स्टेज में ऐसा होता है। तो आंसर देखेंगे आप, एनाफेज का टेलोफेज में नहीं होता, एनाफेज में होता है। तो उसका आंसर क्या होगा? एनाफेज होगा। तो एफएमसी 2011 में ये क्वेश्चन आया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन क्या कहता है? मियोसिस एंड माइटोसिस आर अनलाइक ईच अदर बिकॉज इन मियोसिस। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो मियोसिस और माइटोसिस डिवीजन है ये आपस में एक जैसे नहीं है। इनमें जो भी चेंजेस होते हैं या जो भी इनकी फीचर्स है वो एक जैसी नहीं है, इक्वल नहीं है, समान नहीं है। तो इनके कंपैरिजन में मियोसिस में क्या बदलाव आता है, यानी मियोसिस कैसे डिफरेंट है माइटोसिस से, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन गिवन है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, पेयर एंड एक्सचेंज पार्ट्स। मियोसिस को फॉलो करते हुए क्या ये वाला ऑप्शन सही है? तो आप देखते हैं कि मैंने बताया था आपसे कि एक स्टेज होती है जाइगोटीन, जहां पर साइनेप्सिस होता है, जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में पेयरिंग करते हैं। और फिर उससे नेक्स्ट वाली स्टेज आती है पैकिटिन, उसमें वो एक्सचेंज करते हैं जेनेटिक मटेरियल डीएनए का। तो उसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो सही लग रहा है मियोसिस के अकॉर्डिंगली। तो अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है? क्रोमोसोम नंबर इज हाफ हो जाते हैं। क्रोमोसोम नंबर इज हाफ। तो ये जो क्रोमोसोम नंबर हाफ है ये मियोसिस के बिहाफ पर सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। हमने बताया था कि जब मियोसिस होगा
क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जाया करते हैं। जो भी रिजल्टिंग सेल्स है, जो भी डॉटर सेल्स है, उनमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। तो उसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी सही है, ऑन बिहाफ ऑफ मियोसिस डिवीजन। अब हम नेक्स्ट यानी सी ऑप्शन की ओर चलते हैं। द 4 न्यूक्लियाई फॉर्म आर नॉट आइडेंटिकल। हमने बताया है कि मियोसिस डिवीजन जब जब होगा 4 डॉटर सेल्स या डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे, लेकिन वो सभी सेल्स या न्यूक्लियाई आपस में जेनेटिकली सेम नहीं होंगे, आइडेंटिकल नहीं होंगे। ये बात पूरी तरह से सही है मियोसिस को फॉलो करते हुए। तो यहाँ पर कहानी ये बनती है कि जितने भी ऑप्शन हमने अभी रीड करे हैं 3 ऑप्शन, वो तीनों के तीनों सही लग रहे हैं हमें मियोसिस के बिहाफ पर। तो हमारा ऑप्शन क्या राइट बैठ जाएगा? हमारा ऑप्शन डी ऑप्शन सही जाएगा। तो समझे प्यारे बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है? सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है। इसमें मैच करना है जो इनकरेक्ट है, मतलब इनमें 4 में से 3 तो करेक्ट है, जो इनकरेक्ट है वो वाला आपको चूज करना है। तो पहले वाला ऑप्शन हम रीड करके देखते हैं। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम एल शेप क्रोमोसोम। हम बता चुके हैं पहले ही आपको कि अब अगर सेंट्रोमियर की पोजीशन नियर टू द सेंटर हो, मैंने ये नहीं बोला सेंटर पर हो, नियर टू द सेंटर हो, तो एक आर्म छोटी सी बड़ी हो जाती है, एक आर्म थोड़ी छोटी हो जाती है। तो एल शेप के क्रोमोसोम बन जाया करते हैं, एल शेप के क्रोमोसोम बन जाया करते हैं। जब एल शेप के क्रोमोसोम बन जाया करते हैं तो उनको सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं बेटा। अगर ये इक्वल आर्म्स वाला होता, अगर ये इक्वल आर्म्स, लास्ट वाली जो मेरा लास्ट पार्ट था, पार्ट 2, उसमें मैंने क्रोमोसोम वी शेप वाला क्रोमोसोम बताया था, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता था। तो वो वी शेप के क्रोमोसोम थे और ऐसे क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहलाएगा। इसका मतलब एल शेप क्रोमोसोम सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहलाते हैं। ये बात पूरी तरह से ठीक है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, एलोसोम्स सेक्स क्रोमोसोम। तो एलोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम एक ही बात होती है। इनको हिट्रोसोम्स भी कह सकते हैं हम, है ना। तो इनको आइडियो क्रोमोसोम भी नाम दे सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है। हमें ढूंढना क्या है? इनकरेक्ट कौन सा है। तो अभी तो हमारे सभी करेक्ट जा रहे हैं। अब हम आते हैं थर्ड ऑप्शन की ओर, लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स डिप्लोटीन बाइवेलेंट्स। मैंने बताया था लास्ट टाइम में लैम्प ब्रश क्रोमोसोम के ऊपर एक क्वेश्चन आया था लास्ट वाली इस सीरीज के लास्ट वाले पार्ट में। तो वहां पर मैंने ये बात डिस्कस की थी कि लैम्प ब्रश क्रोमोसोम जो होते हैं वो एम्फीबियंस की oocyte सेल्स में या फिशेज या रेप्टाइल्स की oocytes की सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और उनका काम विटेलोजेनेसिस या वाइट टेलोजेनेसिस होता है। ये बातें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इनको हम लॉन्गेस्ट क्रोमोसोम भी कहते हैं। ये लैम्प के ब्रश लाइक स्ट्रक्चर के जैसे होते हैं, इसलिए इनको लैम्प ब्रश क्रोमोसोम बोला गया है। तो आप देखते हैं कि डिप्लोटीन, और वो हमने बताया है कि डिप्लोटीन स्टेज में इनको स्टडी किया जा सकता है। तो डिप्लोटीन बाइवेलेंस इनको बोला। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डी ऑप्शन के बारे में, पोलिटीन क्रोमोसोम्स oocytes ऑफ एम्फीबियंस। ये बात पूरी तरह से गलत है। oocytes ऑफ एम्फीबियंस में कौन मिलता है? मैंने अभी बताया है आपको। oocytes ऑफ एम्फीबियंस में कौन मिलते हैं? लैम्प ब्रश क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। ये जो पोलिटीन क्रोमोसोम है इनको बल्बियानी रिंग्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बल्बियानी रिंग्स भी कहते हैं। साइंटिस्ट के नाम से नाम पड़ा, बल्बियानी ने इनको डिफाइन किया था या इनको प्रपोज किया था। तो बल्बियानी रिंग्स इनको नाम दिया जाता है पोलिटीन क्रोमोसोम्स को। तो और पोलिटीन क्रोमोसोम जो होते हैं वो सैलिवरी ग्लैंड्स ऑफ इंसेक्ट्स या ड्रोसोफिला में मिलते हैं। लार्वा में ऐसे केस देखे गए हैं, उनमें कीरोनोमस लार्वा जो होते हैं उनमें भी ऐसे केसेस देखे गए हैं। इनका काम जो होता है स्पेसिफिक हार्मोन को बनाना होता है। सब बच्चे इस बात को जानते हैं, टीजीटी पीजीटी वाले बच्चे भी इस बात को जानते हैं, और जो नीट की प्रिपरेशन करते हैं वो भी इस बात को जानते हैं। उस हार्मोन का नाम क्या है? एग्डाइसोन है ना। वो कैसा हार्मोन है? वो मोल्टिंग हार्मोन है, मोल्टिंग हार्मोन है। तो मोल्टिंग में या मेटामॉर्फोसिस में काम आता है। मैं नाम लिख देता हूँ, एग्डाइसोन, ECDYSON। ये एग्डाइसोन हार्मोन है जो मोल्टिंग में हेल्प करता है, वो मेटामॉर्फोसिस में हेल्प करता है, एंड मेटामॉर्फोसिस। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन ये वाला सही होगा, क्योंकि यही इनकरेक्ट है। ठीक है ना। होना कहाँ चाहिए? सैलिवरी ग्लैंड्स ऑफ इंसेक्ट्स में होना चाहिए था। क्या दे दिया? oocytes ऑफ एम्फीबियन दे दिया, गलत दे दिया है। यहाँ पर तो कौन होते हैं? इनमें कौन होते हैं? ये ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मैच द कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मैच द कॉलम एंड सिलेक्ट द करेक्ट
ऑप्शन। ये क्वेश्चन जो है नीट में पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी नीट 2018 में पूछा गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नीट 2016 में क्वेश्चन पुटअप किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैचिंग करना है हमें इसमें। हमारा पहला ऑप्शन है पैकेटीन, मेटाफेज फर्स्ट, डाइकाइनेसिस, जाइगोटीन। तो इन चारों ऑप्शन में से पैकेटीन किससे मैच करता है? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, टर्मिनलाइजेशन ऑफ चेन क्याज मेटा, क्रॉस ओवर टेक्स प्लेस, क्रोमोसोम्स अलाइन एट इक्वेटोरियल प्लेट। तो पैकेटीन स्टेज, जो पैकेटीन स्टेज होती है उसमें क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। तो क्रॉस ओवर टेक्स प्लेस, ये इससे मैच कर जाएगा। मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है? मेटाफेज फर्स्ट जो होती है वहां पर क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेट पर आ जाते हैं सभी के सभी। तो इसका किससे मैच हो जाएगा? फोर्थ से मैच हो जाएगा। अब हम आते हैं डाइकाइनेसिस की ओर। डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन होता है किसका? क्याज मेटा का। यानी क्याज मेटा आफ्टर क्रॉसिंग ओवर किसी तरफ चले जाते हैं? टर्मिनल एंड ऑफ क्रोमोसोम की तरफ चले जाते हैं, टर्मिनल एंड की ओर चले जाते हैं। उसी प्रोसेस को टर्मिनलाइजेशन बोला जाता है। वो कहाँ कंप्लीट होता है? वो डायकाइनेसिस स्टेज में कंप्लीट होता है। डायकाइनेसिस प्रोफेज 1 का लास्ट फेज होता है बेटा। तो किससे मैच हो जाएगा? ये हो जाएगा टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याज मेटा से। अब हमारा आता है जाइगोटीन। तो जाइगोटीन में पेयरिंग होती है क्रोमोसोम्स की, उसी प्रोसेस को सिनेप्सिस या साइनेप्सिस कहते हैं। तो ये किससे मैच कर जाएगा? ये मैच कर जाएगा किससे? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम से। तो हमारा ऑप्शन कौन बैठ रहा है? इसमें भी ये कंडीशन नहीं बैठ रही है। पी में क्या है? ए का हमारा क्या है? थर्ड है, तो थर्ड है, राइट है। बी का हमारा क्या है? बी का हमारा फोर्थ है, तो फोर्थ है, राइट है। ये राइट हो गया, राइट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। डाइकाइनेसिस में क्या हो रहा है? डाइकाइनेसिस में टर्मिनल, ये थर्ड सेकंड वाला ऑप्शन राइट है, सेकंड है। जाइगोटीन किससे मैच कर रहा है? फर्स्ट वाले से, तो फर्स्ट वाले से मैच कर रहा है। तो दैट मींस हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। तो प्यारे बच्चों, हम ये सीरीज आगे कंटिन्यू रखेंगे। इसमें वही क्वेश्चन लेकर आएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और जो लास्ट ईयर्स में पूछे गए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। पार्ट 3 मैंने आज करा दिया है, इसका पार्ट 4 हम लेकर आएंगे। तो प्लीज़ आप बायोनेटा क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में उसको शेयर कीजिए ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल सके। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।